हेलो एवरीवन। आज जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो है मादा जनन तंत्र, जिसे क्या बोला जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम जब मादा जनन तंत्र पढ़ रहे हैं ना तो उससे पहले हमें जो नॉलेज होना चाहिए या हमारे माइंड में जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि एक्चुअल में जो जनन है ना वो क्या होता है। तो जनन देखो, जनन जो अपने समान जो जीव ना संतति उत्पन्न करता है ना उसे क्या बोला जाता है, जनन बोलना जाता है। यानी जैसे कि अगर हमारे जो पूर्वज है उनसे क्या हुए, हम हुए, तो उन्होंने अपने समान क्या की, संतति उत्पन्न की, उसे हमें क्या बोल दिया, जनन बोल दिया। ठीक है। और सेकंड क्या होता है, जनन क्यों आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है कि जनन एक्चुअल में क्यों आवश्यक है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, क्यों करना इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो, अगर जनन ना होता तो बताओ क्या प्रकृति समाप्त नहीं हो जाती, हम जो है ना क्या हम वो खत्म नहीं हो जाते। हम जो जीव अभी तो है, पर मान लो जब हम आगे टाइम में जाते हैं हम तो एक टाइम पे मर जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है मर है हम, ठीक है, मरना तो ये निश्चित है ना। अगर हमारी पीढ़ी बढ़ ही नहीं रही है, जब जीव आगे बढ़ेगा ही नहीं तो क्या प्रकृति पूरी समाप्त नहीं हो जाएगी क्या। तो बोलोगे कि हाँ जी, तो प्रकृति को बनाए रखने के लिए क्या जनन इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पूरी प्रकृति पूरी दुनिया चल रही है भाई, वो किससे चल रही है, जनन से चल रही है। ठीक है। तो जीव जनन कैसे करते हैं, थर्ड क्वेश्चन जाता है जीव जनन कैसे करते हैं। तो देखो, जनन पढ़ना है ना तो जीवों को ना जनन को सबसे पहले जनन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। जीवों में अगर जनन है ना तो जीवी जनन करेंगे तो उनमें जो जनन है ना उनको पार्ट्स कितने डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसको, जनन को। तो सबसे पहला जो जनन होता है वो होता है लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन। जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है कि लैंगिक यानी लिंग, यानी दो लिंगों का होना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, एक तो होता है मादा और दूसरा होते हैं नर। अगर आप बोलते हो ना, बहुत सारे लोगों को हमने ये सुना है कि अगर बॉयज नहीं होती, मतलब अगर गर्ल्स नहीं होती ना तो पूरी दुनिया ही नहीं चलती, बेबीज नहीं होते। भाई उनको बताओ कि नर भी इंपॉर्टेंट है, अगर नर नहीं होगा ना तो भाई मादा अकेले क्या ही करेगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, मादा और नर का दोनों का होना, वो होता है लैंगिक जनन। और दूसरा होता है अलैंगिक, यानी कि वो जनन जिसमें एक यानी सिर्फ मादा जो होती है ना वही जीव का जनन कर लेती है, वही क्या हो जाता है, अलैंगिक। अब हम बात करते हैं कि लैंगिक जनन वो कौन कौन करते हैं। तो आप बोलोगे लैंगिक जनन मानव क्या करता है, लैंगिक जनन ही तो करता है, क्योंकि लैंगिक जनन कौन कौन करते हैं, जो कि उच्च कोटि के जीव होते हैं। कौन करते हैं, जो उच्च कोटि के जीव है। और जो मानव है ना वो क्या है, एक उच्च कोटि का जीव है। उच्च कोटि के जीव जो बहुकोशीय हो, तो मानव जो है क्या करता है, लैंगिक जनन करता है। फिर हमने जनन को और पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। फिर क्या होता है, अंडायुज और जरायुज। जो अंडों के रूप में क्या करते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं, वो क्या होते हैं, अंडायुज। और जरायुज जो बेबी के रूप में करते हैं, तभी जो बेबीज हो जाते हैं, जैसे डायरेक्टली हो जाते हैं, तो होता नहीं, जो अंडे में होता है वो पूरा परिपक्व नहीं होता है, बट मतलब पूरा मैच्योर नहीं होता है, बट जो बेबी होता है वो तो मैच्योर होता है ना। यानी ऐसा तो नहीं है कि भाई अंडा तो हो सकता है कि उसमें पूरा बेबी बना नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में, हम किसके बारे में बात करेंगे, मादा जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो पहले मेरे को यूं बताओ कि जनन तंत्र एक्चुअल में क्या होता है। तो जनन तंत्र क्या है, यानी कि जनन में जो जो इम्पोर्टेंट अंग है ना, यानी हमारे जो भगवान ने कोई भी अंग बनाया ना किसी काम से बनाया, ऐसा तो नहीं है वेस्टिंग है, कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाया होगा। जैसे हमारी आईज है तो हम वो कहाँ वर्क करती है भाई, देखने में वर्क करती है। मान लो आईज नहीं होती, क्या आप देख पाते, क्या कान नहीं होते, क्या सुन पाते। अगर ये जबान ही नहीं होती तो चला पाते, क्या नहीं चला पाते ना। तो सब कुछ सोच समझ के दिया गॉड ने, ठीक है। टुकुर टुकुर अभी देख रहे हो ना, तो किसकी वजह से, अपनी आंखों की वजह से देख रहे हो। तो जनन तंत्र क्या है, तो जनन तंत्र यानी कि जो जनन में इंपॉर्टेंट अंग होते वो क्या हो जाते, जो इंपॉर्टेंट जो जनन में काम आते या कार्य करते वो अंगों का अगर पूरे अंग मिला लिए जाए तो क्या बन जाएगा, एक जनन तंत्र। और मादा में जो अंग होंगे वो क्या होंगे, मादा जनन तंत्र, और जो नर में होंगे वो नर जनन तंत्र हो जाएगा। इसकी कोई परिभाषा अलग से तो होगी नहीं। तो देखो, मादा जनन तंत्र देखने को कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे ना वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, जो भी है ना, मतलब जो भी है ना, इनको विज्ञान ने कितने पार्ट्स में, यहाँ पे जब हम शरीर को बांटते हैं यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे पेट के, तो उससे ऊपर जो होता है ना, जो उससे ऊपर का एरिया होता है, यानी कि उससे ऊपर का जो एरिया है उसको क्या बोला जाता है, वक्ष गुहा।
क्या बोला जाता है? वक्ष गुहा बोला जाता है। और जो हमारा पेट है ना, पेट वाला हिस्सा, स्टोमक वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध दिखने में बोला जाए तो उदर, तो इस वाले को क्या बोला जाता है? उदर गुहा। क्या बोला जाता है? उदर गुहा बोला जाता है। और ये कमर से नीचे वाला हिस्सा, जहां पर ये कमर से नीचे वाला हिस्सा जहां पे हमें क्या दिख रहा है, ये जो जनन अंग है मादा के, वो दिखाई दे रहे हैं, उस भाग को क्या बोला जाता है? तो उस भाग को बोला जाता है श्रोणि भाग। जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई तो मादा का जनन अंग या फिर नर का, दोनों किस भाग में कहां पर पाए जाते हैं? भाई श्रोणि भाग में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? श्रोणि भाग में पाए जाते हैं। हम अब इन अंगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं कि एक्चुअली अंग होते क्या। हम यहाँ पे सिर्फ अंगों के बारे में जानेंगे, एक्चुअली कौन कौन से अंग वर्क करते, अब कैसे करते, क्या करते। अगर मेरे को इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ना, तो उसके बाद हम उसकी भी क्लास ले लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला। तो देखो, मादा जनन तंत्र को प्राथमिक और द्वितीय लैंगिक अंगों में डिवाइड किया गया। यानी मादा का जनन अंग है ना, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है प्राथमिक, प्राथमिक यानी जो फर्स्ट, जो भाई हमारी फर्स्ट होती है ना अपॉर्चुनिटी, मतलब कि वो फर्स्ट चीज होती है, हम जैसे फर्स्ट रखते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं हो ना तो ये जनन करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो प्राथमिक अंग कौन से हैं? तो प्राथमिक अंग में जो हमें रखा जाता है ना, उनको हम किसको रखेंगे? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसको रखा जाता है? अंडाशय। जो अंडाशय होता है ना, अगर ये अंडाशय जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, अगर ये अंडाशय ना होना तो भाई, क्योंकि यहाँ से क्या बनते हैं, अगर यहाँ से भाई यहाँ से अगर अंडाणु नहीं बनेंगे, अंडाशय से तो अंडाणु का निर्माण होता है, और अगर अंडाणु नहीं बनेंगे तो भाई बेबी या फिर जनन करना इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब कि अगर जनन करना है ना, जनन अगर जो जनन में सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? अंडाशय का होना। तो प्राथमिक अंग में क्या रख दोगे? अंडाशय को आप रख दोगे, ठीक है। और द्वितीयक लैंगिक अंग, यानी कि उनके अलावा भी तो बहुत सारे अंग होते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम सिर्फ हमने अंडाशय को रखा, बट जितने भी सारे अंग हैं उनको हम क्या बोलते हैं? द्वितीय अंग, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सहायक अंग, यानी कि वो सहायता प्रदान करते हैं। ऐसा है कि सिर्फ अंडाशय हो और सहायता प्रदान करने वाले नहीं हो ना, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो सहायक अंग जो कि यहाँ पर वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो कौन कौन से हैं? तो वो कौन से? एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी है, जोड़ी यानी जूते की खरीदते हो जोड़ी, यानी 2 जूते मिलते हैं। वैसे ही अंडाशय यहाँ पर मादा में कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं, ठीक है। अंडाशय छोटे और अंडाकार अंग के युग्म होता है। देखो, छोटे से है और अंडाकार आकृति की है ना, तो वही, ठीक है, जो कि वक्र के समीप उदरीय गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है, यानी कि ये प्रथम इंपॉर्टेंट है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं? अंडाशय हो जाते हैं, ठीक है। तो जो मादा युग्मक या अंड का उत्पादन करते हैं, मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है ना, मादा द्वारा जो युग्मक बनाया जाता है वो क्या होता है? अंडाणु, ठीक है। लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोस्टेजोन का स्रावन के दोहरे कार्य करता है, यानी एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन जो स्रावित करेगा वो कौन करेगा? भाई अंडाशय करेगा। तो ये इसके वर्क हो गए, ठीक है। और द्वितीयक लैंगिक अंग यानी सहायक अंग किसको बोले जाते हैं? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? नर की बाती, जब नर को भी हमने डिवाइड किया तो नर की बाती, इसमें प्राथमिक अंगों के अलावा क्या होते हैं? द्वितीयक अंग भी होते हैं। हमने वैसे नर जनन तंत्र नहीं पढ़ा, हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? मादा जनन तंत्र को पढ़ रहे हैं। तो देखो फिर क्या होता है, इनमें जो द्वितीयक अंग होते हैं उनमें सबसे फर्स्ट जो हमें पढ़ना होता है वो क्या होता है? अंडवाहिनी। क्या होता है? अंडवाहिनी, यानी कि जो यहाँ पर ये ऑर्गन्स को यहाँ पे तो निषेचन होता है। जब यहाँ पर हमें क्या करना, युग्मक मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है? निषेचन। तो यहीं पे निषेचन होता है, ठीक है। ये लंबी कुंडलित नलिका का युग्म होता है। कुंडलित नलिकाओं का क्या होता है? युग्म होता है। अंड या अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय से लेकर जाती है, यानी अगर अंडाणु का निर्माण हुआ यहाँ से और यहाँ पर अगर गर्भाशय तक, जहां पर भाई गर्भाशय जहां पर बेबी होता है रहता है, वो क्या होता है? गर्भाशय, वहां तक ले जाने का काम कौन करती है? यह नली, और इसका नाम क्या है? अंडवाहिनी, जिसे क्या बोला जाता है? फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, ठीक है। फिर आगे देखो,
डिंब वाहिनी में अंडाशय पास के आकार का द्वार होता है। यह नलिकाएं दोनों सिरों से पेशीय संरचना वाले गर्भाशय में खुलती है। ठीक है, वो गर्भाशय में खुल रही है और इनकी लंबाई क्या है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है तथा यह निषेचन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करती है। निषेचन के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है भाई, ये फैलोपियन ट्यूब हो जाती है। फिर गर्भाशय, गर्भाशय इसे बच्चेदानी भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने ये वर्ड भाई गर्भाशय आपने सुना हो या नहीं, बट ये वर्ड यूज करते हुए जरूर सुना है भाई बच्चेदानी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा रहता है। ठीक है, बच्चेदानी भी कहते हैं और यह खोखली नाशपति के आकार का अंग है जिसे भ्रूण विकसित होता है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है जबकि इसके निचला भाग सकड़ा होता है जो ग्रीवा कहलाता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। माता और भ्रूण की मध्य स्थापित कड़ी प्लेस्टा का रोपण भी गर्भाशय में ही होता है। यानी कि यहाँ से जो मुंह है ना, वो यहाँ से तो चौड़ा है और यहाँ से सुकड़ा है, और यहाँ ये जो खुल रहा है, ये जो सकड़ा भाग है उसको क्या बोला जाता है, ग्रीवा। और ये जहाँ पे जो खुलता है ना उसे क्या बोला जाता है, योनि बोला जाता है। ठीक है, अब देखते आगे। अब हम लास्ट जो है वो पढ़ेंगे योनि यानी वेजाइना। ठीक है, योनि भी एक नलिका के समान संरचना होती है तथा इसे जन्म नलिका या रजस्राव की नलिका भी कहा जाता है। यानी कि योनि नर से शुक्राणु ग्रहण करती है, जो युग्म ग्रहण करने का कार्य करेगी, जो नर से शुक्राणु को ग्रहण करने का काम करेगी वो कौन करेगी, योनि करेगी। ठीक है, फिर तथा जो पूर्ण विकसित शिशु के जन्म हेतु मार्ग रूप में कार्य करती है। जब शिशु होता है ना तो भाई शिशु कहाँ से होगा, किस, तो वो इस पार्ट से होगा। किस पार्ट से होगा, योनि से होगा। ठीक है, योनि में लैक्टोबिलियस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखो, मूत्र द्वार के नीचे एक बड़ा छिद्र होता है जिसको जनन छिद्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगर बेबी होगा तो उसी छिद्र से होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, योनि बोल दो, जनन छिद्र बोल दो, कुछ भी आप बोल सकते हो। इसी के रास्ते प्रत्येक महीने महिलाओं को क्या मासिक स्राव या महावारी होती है, जैसे पीरियड्स बोला जाता है। ठीक है, इसी रास्ते के द्वारा ही बच्चे का जन्म भी होता है और इसकी दीवारें लचीली होती है जो बच्चे के जन्म के समय फैल जाती है और इसके नीचे थोड़ी सी दूरी पर एक छिद्र होता है जिसे मल द्वार या मल निकास द्वार कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हमने उन अंगों के बारे में जाना, एक्चुअल में जो अंग हमारे मादा जनन अंग में यानी कि जनन में जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उन अंग के बारे में हमने जान लिया। और आगे जो हम पढ़ेंगे तब युग्मकों के बारे में जानेंगे कि भाई मादा नर से मादा के युग्मक कैसे, मतलब कि मादा से नर से मादा के अंदर युग्मक कैसे जाते हैं, युग्मकों का संलयन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। आगे अच्छे से हम जानने वाले। अभी हमने बेसिकली बस ये नॉलेज लिया एक्चुअल में कौन कौन से पार्ट्स जो है ना वो मादा जनन यानी हमने क्या पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने पढ़ा है। ठीक है, अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी हम लेंगे अगले क्लास में मिलेंगे आप सभी से। ओके, बाय।